बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ मेहमान है राकेश शुक्ला जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मोदी जी गए थे बंगाल, बल्कि 2 बार गए पिछले 2 दिनों में, और वहां उन्होंने कहा कि जैसे बिहार में वो कहते थे जंगल राज, वहां बंगाल में उन्होंने कहा महाजंगल राज है, महाजंगल राज है। और बिहार के जंगल राज की तरह इस महाजंगल राज को इस बार बंगाल की जनता दूर करेगी और बीजेपी को जिताएगी। फिर उन्होंने पहले कह चुके हैं कि जेनजी इस वक्त बीजेपी उसकी पहली पसंद है। फिर उन्होंने कहा पूरे देश की इनफैक्ट सब पहली पसंद जो है वो भाजपा बन चुकी है। आप सारे राज्यों के चुनाव में नतीजे देख लीजिए, हर जगह बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। क्योंकि जब वो ये बात कर रहे थे तब भी ये महाराष्ट्र के नतीजे आए हुए थे लोकल बॉडी इलेक्शन के, तो ये बातें उन्होंने कही। और फिर उसका जवाब दिया अभिषेक बनर्जी ने। वो बयान आ जाए तो मुझे बताइएगा। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि दूसरी बार उन्होंने इस बात को रिपीट किया है, बीजेपी 50 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने 200 पार का आंकड़ा दिया था, आए थे 77-77। इस बार अमित शाह जी ने जिस दिन उन्होंने अपनी इलेक्टोरल आप कह सकते हैं कि एक तरीके से रणनीति अनवेल की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 40-50 मिनट की एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलेगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। इस बार बिहार का मन परिवर्तन के लिए पूरी तरीके से बन चुका है। तो अब इसकी बात मैं करना चाह रहा हूं क्योंकि ठीक है, दावे तो सबके अपने अपने होते हैं। इसी में वो आईपैक वाली लड़ाई भी है। जब बात आती है कि अभी अखिलेश यादव ने क्या कहा, बीजेपी बड़े प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ती है, उसको वैसे ही टक्कर देनी पड़ेगी। तो आईपैक का साथ ममता बनर्जी पिछले इलेक्शन से ले रही हैं, वो भी प्रोफेशनल तरीके से इलेक्शन लड़ती हैं। तो यहां टक्कर दरअसल है बराबर की। अगर हम ये मान लें कि बीजेपी वहां खड़ी हो गई है तो यह नहीं कहा जा सकता कि ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं। हाँ, बीजेपी टक्कर में जरूर दिखाई दे रही। अगर बयान आ जाए अभिषेक बनर्जी का तो बताइएगा। मैं अभिषेक बनर्जी का स्टेटमेंट आपको दिखाता हूं, लेकिन इसकी बात जरा कर लेते हैं। उन्होंने कहा लॉर्ड कर्जन भी बंगाल को बांटना चाहता था, आज ये बाहर से आए लोग बंगाल को बांटने की फिराक में है। इसमें उन्होंने कहा गुजराती और दिल्ली के लोग, ये गुजरात और दिल्ली वाले लोग बंगाल को नहीं बांट पाएंगे। ये काम तो अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे। सभी जी देखिए, अभिषेक बनर्जी का ये बयान आया, लेकिन अभिषेक बनर्जी को ये भी समझना चाहिए कि भाई बंगाल को 2011 से कौन बांट रहा है। हिंदू और मुसलमान की राजनीति वहाँ ममता बनर्जी लगातार करती रही, तुष्टिकरण की राजनीति वहाँ कौन कर रहा है। आज अगर प्रधानमंत्री वहाँ जाकर कहते हैं कि भाई वहाँ पर महाजंगल राज है, घुसपैठियों को हम बाहर करेंगे, तो 11 साल जो 2011 से ममता बनर्जी का जो 15 साल का शासन है, आज बंगाल की जनता इस बात को देखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा था बिहार के बाद कि गंगा बिहार से निकल से बंगाल में जाती है, तो अब वो समय आ गया है कि जनता भी इस बात को अब समझ रही है बंगाल की कि ममता बनर्जी ने 15 साल में किस तरीके से वहाँ पर एक सिंडिकेट को तैयार किया, जिसने अपराध को वहाँ पे बढ़ाया दिया, अपराध को प्रक्षय दिया, भ्रष्टाचार किया, वहाँ पर जिस तरीके से घुसपैठियों की एक इंडस्ट्री खड़ी की, जिस तरीके से ममता बनर्जी पे तमाम आरोप लगातार लगते रहे। आरजी मेडिकल कॉलेज के घटना के बाद से लगातार आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बंगाल में क्या रही, एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी का क्या एटीट्यूड रहा है, किस तरीके से ममता बनर्जी ने विरोध किया, ममता बनर्जी के पार्टी के अंदर किस तरीके से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच में, उनके सांसदों के बीच में किस तरीके से आपस में वाद विवाद होता रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वहां संगठन लगातार काम कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अभी समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार वहां सरकार बनाने के स्टेज में आ गई। और बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, लेकिन 38 और 48% का अगर आप वोट बैंक देखेंगे तो 8% का वोट बैंक का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी जब 3 लेकर 77 तक पहुंच सकती है, तो 77 से लेकर भारतीय जनता पार्टी 200 तक भी पहुंच सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 2026 में बीजेपी इस बार पलटने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको अभिषेक बनर्जी ने एग्जैक्टली क्या बोला। दिल्ली के जमींदारों ने बंगाल और बंगालियों के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया है, लेकिन बंगाल के लोग तैयार हैं, दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हैं, मुस्तैद हैं। इस बार बांग्ला विरोधी भाजपा बंगाल में 50 सीटों के भी नीचे जाएगी। हम मिलकर दिखा देंगे कि बंगाल झुकेगा नहीं, बंगाल आपकी जागीर नहीं है। तो ये वही मतलब घर वाले बाहर वाले वाली थ्योरी जो है, जो पिछली बार काफी चल गई थी, ये नैरेटिव बहुत चल गया था, वो एक बार फिर से बंगाल में ममता बनर्जी जो है वो करना चाहे। पिछली बार बीजेपी को सबसे बड़ी कमी जो खली थी वो थी एक फेस की, चेहरे की। चेहरा बीजेपी ने अभी भी नहीं दिया है। लेकिन यह है कि शुभेंदु अधिकारी अब एक 5 साल की लंबी लड़ाई के बाद वहां लोगों को एक वो सिनोनिमस हो गए कि बीजेपी मतलब शुभेंदु अधिकारी। आपको लगता है कि कम से कम वो जो गैप था लीडरशिप वाला, वो कुछ भरने में बीजेपी कामयाब हुई है? कुछ हद तक बीजेपी की तरफ से, लेकिन ममता बनर्जी के मुकाबले में शुभेंदु अधिकारी लीडर नहीं है ना। यदि देखा जाए तो बीजेपी को एक लीडर मिल गया जो पिछली बार नहीं था, वो शुभेंदु अधिकारी ने मेहनत की है, वो लीडर बनकर निकल कर भी आए हैं, लड़ाई भी लड़ी है। लेकिन क्या वो ममता बनर्जी के बराबर के लीडर हो सकते हैं? कह सकते हैं कि ममता बनर्जी को तो उन्होंने हरा दिया था पिछले विधानसभा चुनाव में,
यूँ तो ममता बनर्जी को हराया शुभेंदु ने, लेकिन अभी ममता बनर्जी जो हम लोग यूपी की बात कर रहे थे उससे भी मुश्किल लड़ाई लड़ रही हैं बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बहुत मुश्किल लड़ाई है उनके लिए, और बीजेपी अपनी ताकत के साथ वहाँ पर बढ़ रही है। लेकिन ममता जी के पास एक तो बड़ा कार्ड है, उनकी योजनाएं जो और सरकारें चुनाव के समय शुरू करती हैं वो पिछले बहुत समय से उनको चला रही हैं, जो फ्री बीज जिसे हम लोग कहते हैं वो। और दूसरा जो मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूँ कि वेस्ट बंगाल को दिल्ली से मत समझिए, वो सब नेशनलिज्म वाला स्टेट है। बंगाली अस्मिता जो है ना वो बड़ा, इसलिए अभिषेक बनर्जी का वही कार्ड बार-बार आ गया बयान, सुन लीजिए एक बार अभिषेक बनर्जी। আল্লাহদের কাছে আর বিজেপির হাড়মাতদের কাছে বাংলা মাথা নত করবে না। যদি কেউ পাল্টায় ভারতীয় জনতা পার্টির নেতারা পাল্টাবে, যদি কেউ পাল্টায় দিল্লির বহিরাগতরা পাল্টাবে, গুজরাটের জমিদাররা পাল্টাবে, আমরা পাল্টাবো না। বাংলা থেমে নেই মোদিজি, পাল্টেছেন আপনি। তার কারণ আপনি 2014 এসে ব্রিগেডের সবাই বলেছিলেন লাড্ডু দেবো, আর বাংলার মানুষের হাতে রসগোল্লা দিয়েছেন। বাংলা আগামী দিন আপনার দিল্লির গদি চূর্ণ বিচূর্ণ করে আপনার ঔদ্ধত্য অহংকার ভাঙবে, পাল্টাবেন আপনি, পাল্টাবে বাংলার মানুষ না। যারা বলে পাল্টানো দরকার বিজেপি সরকার, আমি বলবো ভাঙো বিজেপির অহংকার, সইব না বিজেপির অত্যাচার, ভাঙো বিজেপির অহংকার, করো বিজেপিকে ছাড়কার, বহিরাগতদের করো ছাড়কার, এদের পাল্টানো দরকার। বিজেপির কাছে সব থাকবে, যত অর্থ বল আছে কাজে লাগাও, ইডি লাগাও, सीबीआई लगाओ, इनकम टैक्स लगाओ। मानो वैसे ये भी कहना पड़ेगा कि इस चुनाव को अभिषेक बनर्जी कैसे लीड करते हैं अपनी बुआ जी के साथ, ये भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि इनके और दलों में ना हो, लेकिन इनके सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप बिल्कुल तय है। और अभिषेक बनर्जी इफेक्टिव भी है, अपनी पार्टी भी इनका होल्ड भी है, कमांड भी है। तो इस वक्त अगर केवल लीडरशिप की बात करें तो टीएमसी मजबूत हाथों में तो है, और चुनौती बीजेपी की ये है कि जहां मजबूत लीडरशिप है, मतलब दिल्ली में, वो वहां जितना ज्यादा दिखाएंगे उसको उतना इनकैश करेंगे टीएमसी वाले। देखिए अभिषेक बनर्जी जो दावा कर रहे हैं, एनसीआरबी का एक आंकड़ा देखिए, 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जो पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ उसके हिसाब से 237 हिंसक घटनाएं हुई। ये दर्ज हैं, जो दर्ज नहीं हुआ उसकी आंकड़ा कुछ नहीं है। और वो हिंसक घटनाएं क्या हुई कि विधानसभा चुनाव में जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में काम किया, भारतीय जनता पार्टी के वोट दिया, उन लोगों का मकान तोड़ा गया, मारा गया, पीटा गया। ऐसी हिंसक घटनाएं 237 दर्ज की गई। दबाव में पुलिस ने वो मुकदमा दर्ज किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो दर्ज नहीं हुए। तो ये जो इनका दावा है वो दावा इसलिए है कि यदि 26 के चुनाव के बाद भी यदि आप लोगों ने वही घटना किया तो हमारे पास फिर वही दोहराने का एक रास्ता है। तो एक भय का माहौल तैयार कर रहे हैं वो अभिषेक बनर्जी, मतदाताओं के मन में एक भय का माहौल तैयार कर रहे हैं कि 21 को याद करिए ना आप, आज भी यूट्यूब में वीडियो है, मतदाता तो नहीं बदला ना। बयान में कौन सा भाई साहब आप मैसेज क्या कर रहे हो, आप क्या मैसेज कर रहे हो? यानी 77 जा चुका, उसके नीचे लाना है आपको, उससे ऊपर जाने नहीं देना है आपको। तो कौन भारतीय जनता पार्टी बोलती है सर? देखिए हर पार्टी का बोलना एक अलग होता है, लेकिन जो कर चुका है यदि वो बोल रहा है तो मतदाताओं के मन में क्या आएगा? आप ये भी तो देखिए कि मतदाता क्या सोचेगा, जो देख चुका है या जो सुन चुका है। तो सुना हुआ और देखा हुआ दोनों को आगे जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं। आप कह रहे हैं टीएमसी अपना जो करेगी वो करेगी, दूसरा बीजेपी का वोटर ना निकले, ये उसकी पूरी योजना है कि वोटर भी ना निकले और मतलब आप प्रचार करने भी ना निकले। चार चलें, ठीक है। मुझे सर बड़े दिनों बाद केजरीवाल जी दिखाई दिए, आपको कब देखे थे आखिरी बार? केजरीवाल जी दिखाई दिए गुजरात में। इंटरेस्टिंग खबर है, गुजरात में इलेक्शन होना है 2028 में, मेरे ख्याल से 28 में, 18 में हुआ, फिर 23 में हुआ, 28 में हुआ, ठीक। तो मेरे ख्याल से 30 साल तो हो गए बीजेपी को वहां पे। अब उन्होंने कल इनकी वहां सभा होनी थी एक जगह पे, तो पहले इनको परमिशन नहीं मिली, इन्होंने स्टेज वेज लगा लिया था, तो फिर परमिशन नहीं हुई तो स्टेज आकर के प्रशासन ने हटा दिया होगा। तो वहां अगले दिन इनको फिर पता नहीं कैसे, लेकिन परमिशन उसी जगह मिल गई। तो वहां उन्होंने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो यहां किया गया हमारे साथ, मेरे साथ, वो उसका मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी का गुजरात में दिमाग खराब हो चुका है और इनकी मति हर ली है भगवान ने। और अब
बिल्कुल पूरी तरीके से परिवर्तन के लिए गुजरात तैयार है, परिवर्तन का नारा हर जगह चल रहा है। लेकिन उनसे 2-3 सवाल पूछने वाले हैं केजरीवाल जी से। गुजरात वो गए, पार्टी के संयोजक हैं, लीडर हैं, तो वो हर जगह जा सकते हैं। गुजरात में उनका कुछ एक बेस थोड़ा बहुत बन भी गया था। दिल्ली को बिल्कुल भूल गए वो। दिल्ली तो आते ही नहीं, दिल्ली में दिखते ही नहीं, ना दिल्ली के बारे में कुछ बोलते, कभी कभी ट्वीट कर देते हैं। सर रहते भी नहीं है, रहते कहते हैं पंजाब में है वो, चंडीगढ़ में कोठी ले लिए। रहते कहते हैं वो चंडीगढ़ पंजाब में है, पंजाब उनका पूरा फोकस। मतलब दिल्ली अब उनकी क्या तीसरी प्राथमिकता हो गई है? पहले पंजाब, फिर गुजरात, फिर दिल्ली। सुनिए एक बार। हिंदी में एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश आता है तो भगवान सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब करता है। अब बीजेपी का भी गुजरात में यही हाल हो रहा है। 30 साल के बाद अब उनकी सत्ता हिलने लगी है। उनका अब जाने का टाइम आ गया है, उनके विनाश का टाइम आ गया है और भगवान ने उनकी बुद्धि खराब करनी शुरू कर दी है। उन्होंने हमारी ये मीटिंग होने से रोकने की पूरी कोशिश की। निकोल में मीटिंग होनी थी, पूरी रात इन्होंने हमारी स्टेज तोड़ दी, हमारी कुर्सियां उठा के फेंक दी, हमारी परमिशन बंद कर दी। इनको लगा इनकी मीटिंग नहीं हो पाएगी। आगे उन्होंने कहा आप इतनी भारी तादाद में आए, तो मैं बड़ी देर तक वेट करता रहा कि कितनी भारी तादाद है। तो इतनी तादाद है जो आपको दिख रही है। अब भारी हल्का मैं नहीं जानता, आप इसका अंदाजा आप खुद लगाएं। उनके लिए हो सकता है ये भारी तादाद हो। वैसे वो जो पार्टी अपने कैमरे वैमरे सब ड्रोन आजकल हर पार्टी अपनी सभा में खुद लेकर के जाती है। तो अगर बहुत भीड़ होती तो खुद ही दिखाते ना, खुद ही दिखाते, बार बार दिखाते। तो इतना ही दिख रहा था जितना दिख रहा था। अब गुजरात भी चलिए, बहुत दूर नहीं रह गया, 2 साल की बात है। 28 दिसंबर में शायद इलेक्शन हुआ वहां पे। तो केजरीवाल जी का लेकिन ध्यान अब दिल्ली के अलावा हर जगह है। टूट गया उनका दिल दिल्ली से, लगता है। भाई अपना इलेक्शन हार जाए जो आदमी, पार्टी हार जाए, इतनी कोशिश की उन्होंने, नहीं हो पाया, तो भाई नेचुरली लगता है रूठ गए हैं दिल्ली से। तो धीरे धीरे जो है उनका मन जो है वो रूठी तो सुधरेगा। पहले दिल्ली थी ना उनसे। वो भी रूठ गए ना, दिल्ली तो रूठ ही गई। नहीं, बट ये अजीब सी बात है। गुजरात में देखिए, जहां 11 साल चीफ मिनिस्टर रहे उस स्टेट को आप हारते भूल जाओ। पर गुजरात में देखिए आम आदमी पार्टी का कुछ कुछ बेस बन रहा है, तो उनको लग रहा होगा कि वहां पर जो है आम आदमी पार्टी कुछ बेहतर कर सकती है। लेकिन बड़ा मुश्किल है गुजरात में ऐसा होना। लेकिन कोशिश उनकी है और आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है। कोई तो पार्टी वहां गुजरात में कोशिश कर रही है, वरना हमने बाकी पार्टियों का हिस्ट्री देखा। समझिए 13% का वोट बैंक रहा है उनका वहां पर। 13% वोट आ गया है। 13% 2022 के चुनाव में रहा है। और अभी जो उपचुनाव हुए थे तो विसावदर सीट से जैसे कि जो गोपाल इटालिया जीता है, वहां पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई थी उपचुनाव में, इनका कैंडिडेट बीजेपी में चला गया। उसके बाद गोपाल इटालिया लड़े और 53% वोट लेकर वो सीट जीते हैं वहां पर। ठीक है, मान लेता हूं बीजेपी को चुनौती देने के लिए आपको पहले कांग्रेस के ऊपर आना पड़ेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस के ऊपर पहुंच गए केजरीवाल जी। देखिए केजरीवाल को तो ये पता है कि भाई वो एक झटके के अंदर जहां भी उनको वोट मिला है। पंजाब में तो देखिए एक झटके के अंदर उन्होंने सरकार बना रही, अकाली को साफ किया, बीजेपी को नहीं मिला, कांग्रेस को नहीं मिला, सरकार बना रही। दिल्ली में एक झटके में उन्होंने कांग्रेस को साफ किया, बीजेपी कहीं टिकी नहीं, 10 साल शासन किया। गुजरात में भी गया, लेकिन गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग संगठन है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है कि लंबे समय तक शासन के बाद वहां जो जनता की नाराजगी है उसको ऊपर एक सेकंड बता दूं, तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये बीजेपी मुख्यालय की है। गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं क्योंकि आज नितिन नवीन जी का नॉमिनेशन होना है, तो वो वहां पर पहुंच गए हैं और कल निर्विरोध वो अध्यक्ष जो है चुन लिए जाएंगे। तो ये तस्वीर अभी अभी आ रही थी और अमित शाह जी की बात, अब तस्वीर तब आई जब हम गुजरात की बात कर रहे थे। जी सर, आप कुछ बता रहे थे गुजरात का। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बीजेपी से मत जोड़कर देखिए ना गुजरात को, अरविंद केजरीवाल जी को। अरविंद केजरीवाल जी की स्ट्रेटेजी देखिए ना, जब वो दिल्ली में भी आए थे तो दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस पर फोकस किया था, कांग्रेस से सारा वोट लेने की बात की। फिर वो पंजाब गए तो वहाँ भी कांग्रेस का वोट था। अब गुजरात में भी आपने तो अरविंद जी को आज देखा, कांग्रेस के किसी नेता को कब देखा था बताइए मुझे गुजरात में? सर जब अर्जुन मोढवाडिया बीजेपी में चले गए तो इसलिए अब वो कांग्रेस का जो वोट है वहां पर गुजरात में उसको कैप्चर करने की एक्सरसाइज है। अभी गुजरात में बीजेपी से लड़ाई उनकी नहीं हो रही, अभी कांग्रेस के वोट को कैसे अपने खाते में डाला जाए वो किया जाएगा। फिर जितनी बीजेपी के साथ चुनाव में जब लड़ाई होगी तब देखी जाएगी। अभी लेकिन वो कांग्रेस की सफाई के काम में लगे हुए हैं, इसलिए उनकी स्ट्रेटेजी ये है। और राहुल जी कह रहे ठीक है बात, वैसे भी किसी भी नेता को दिल्ली चुनाव हार गए तो ठीक है आना चाहिए, लेकिन वो अब रूठ गए हैं। राहुल जी ने कहा कि रूठ गए, लेकिन दिल्ली उनसे पहले रूठ गई थी, तो इसलिए वो भी अब अच्छा ऐसा एक बार राहुल गांधी के साथ भी हुआ था, आपको मालूम है जब अमेठी राहुल गांधी हारे थे 19 में, तो उसके बाद बड़े असर तक वो यूपी नहीं गए थे
अमेठी नहीं लेकिन गए ये थे। कोई अच्छी पहचान नहीं होती किसी लेकिन अब नेता की अब लग रहा है अच्छे शायद नेता की अब पहचान है। उनको लग रहा है शायद कि नहीं यूपी पे ध्यान देना पड़ेगा। चुनाव हारना कल ही राहुल गांधी को रायबरेली जाना है, कल ही वो जा रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि कांग्रेस ने कैंपेन शुरू किया हुआ है अब तो मनरेगा को MP जो है ना वहाँ पर। जी मतलब ठीक है, एमपी ना होते तो भी जाना चाहिए था सर। हाँ नहीं तो आप बोले कि नहीं पहले नहीं गए थे अब जा रहे, तो अब तो एमपी हैं, तब नहीं थे तब नहीं गए थे, ये है। अच्छा ठीक है सर। तो वो जी राम जी बिल के खिलाफ उनका अभियान जो है उत्तर प्रदेश में खास तौर पर उसको वो लॉन्च करने के लिए एक किस्म से जा रहे हैं। कल वो वहां मनरेगा के से जुड़े हुए लोगों को, ग्राम प्रधानों से, उप प्रधानों से और जो वर्कर्स मनरेगा में काम करते हैं ग्रामीण, उनसे सबसे उनकी जो है वहां मुलाकात भी होगी। कल एक और मीटिंग भी हुई है बड़ी, असम को लेकर भी मीटिंग हुई है और केरल पर भी राहुल गांधी का ध्यान है क्योंकि वहाँ इसी बार इलेक्शन है केरल में। आज केरल वो गए भी हुए हैं। और कल ही मैं सुन रहा था एक कांग्रेस पार्टी को नज़दीक से जानने वाले पत्रकार को, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बहुत अच्छे चांसेस हैं केरल में इस बार। इनफैक्ट देश में अगर कहीं इस वक्त सबसे ज़्यादा उम्मीद कांग्रेस को किसी एक राज्य से है तो वो केरल है कि हम यहाँ सत्ता में वापस आएंगे, ऐसा उनको लगता है। तो केरल पर तो वो फोकस करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा एक असम उनके लिए जहाँ अपॉर्चुनिटी है, कम से कम आप कह दिए, सीधी लड़ाई है, वोट भी है, तो एक असम में उनको दिखाई देता है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। और फिर यूपी है, और यूपी की हमने भी काफ़ी बात की, तो यूपी में प्रियंका जी का भी ध्यान अब चला गया है उधर, और राहुल जी भी कल वहाँ पर वो जाने वाले हैं। तो ये खबर थी। लेकिन इसमें उन्होंने आज एक चिट्ठी लिखी है सर सारे मनरेगा से जुड़े लोगों को, ग्राम प्रधानों को, प्रधानों को। उसमें उन्होंने बताया कि आपसे क्या क्या छीना जाने वाला है, कि भाई आपको पहले एक गारंटी थी 100 दिन की, अब कोई गारंटी नहीं है, दिल्ली तय करेगा जो होगा। फिर उन्होंने कहा कि पहले अब कॉन्ट्रैक्टर करेगा जो करेगा, और पहले आप लोग तय करते थे हमें क्या काम करना है, आपस में करते थे, अब तो कॉन्ट्रैक्टर लगाया जाएगा। फिर उन्होंने पैसे की बात भी की कि राज्यों पर 40% पैसे का बोझ डाल दिया केंद्र सरकार ने, तो राज्य जो हैं वो काम ही नहीं दिखे, वो वर्क डेज ही नहीं निकालेंगे। तो आपको पहले जो 100 दिन मिलते थे कम से कम वर्क डेज के, वो अब इस बिल में ये सब कुछ खत्म होने जा रहा है। देखिए, दो चीज़ें हैं। अभी एक तस्वीर आई थी, माननीय जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं नितिन नवीन जी, वो तमिलनाडु गए थे। तो कोयम्बटूर के एक गांव में वो बैठे हुए थे, तो एक पोस्ट आया था कि वो गांव के लोगों को समझा रहे हैं कि जी राम जी से आपको कितना फ़ायदा होगा। और राहुल जी अब उत्तर प्रदेश जा रहे हैं ये समझाने के लिए कि जी राम जी से कितना नुकसान होगा। बिल्कुल। जो कहना चाहिए कि जो वहाँ का श्रमिक है, मतलब जिसको इस बिल से लाभ मिलना है, फिर जो 40% राज्य का और 60% केंद्र का लागू किया गया है, उसमें एक नॉर्म्स जोड़ा गया है कि यदि राज्य के पास आप काम मांगने जाते हैं और राज्य यदि आपको काम नहीं देता है तो राज्य आपको मुआवजा देगा। ये उस बिल के साथ एक जोड़ा गया है, और इसीलिए 40% की हिस्सेदारी रखी गई है कि जिससे राज्य उसको मना ना कर सके और हर व्यक्ति को काम दे सके। फिर काम की डेट भी बढ़ाई गई है, फिर एक पीरियड भी खाली रखा गया है कि जो एक कहा गया कि भाई इस पीरियड पे यदि मजदूर चला जाता है मनरेगा में काम करने के लिए तो किसानों का बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, तो एक पीरियड वो भी। लेकिन अभी आप जो कंपैरिजन कर रहे थे राहुल गांधी का और नितिन नवीन का, मेरा उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। राहुल गांधी के फोकस एरियाज ठीक दिखाई दे रहे हैं आपको इस वक्त? देखिए, जो मैं राजनीतिक समझ रखता हूं उस हिसाब से राहुल जी असम देखेंगे और प्रियंका जी केरल देखेंगे। सर उल्टा है, स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन असम में प्रियंका है। सुन तो लीजिए जी। वो ठीक है, स्क्रीनिंग कमेटी में है कि वो असम की स्क्रीनिंग कमेटी में है क्योंकि पहली बार औपचारिक तौर पे आई है। हालांकि इसके पहले के गठबंधन जो भी हुए हैं वो प्रियंका जी की तरफ से ही हुए हैं। फिर आप जो गुजरात की बात कर रहे थे, तो केजरीवाल जी पूरा एक्सरसाइज अब कर रहे हैं कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए, क्योंकि लोकसभा में भी गठबंधन हुआ था। और यदि गठबंधन होगा तो जो विजय जी बोल रहे हैं कि जो वोट कांग्रेस का अपना है, जिसको लेके वो लगातार आगे बढ़े हैं, वो वोट लेना उनके लिए आसान हो जाएगा। इस बार केजरीवाल जी का पूरा फोकस गुजरात में है कि कांग्रेस हमारे साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन करे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो हमें कांग्रेस का वोट अपने साथ शिफ्ट करना आसान हो जाएगा। और राहुल जी आप कह रहे हैं कि आसाम देखेंगे, प्रियंका राहुल जी आसाम देखेंगे, प्रियंका जी केरल देखेंगे। एक खबर आपको बताता हूं, इस पर काफी विवाद हो गया। यूपी की खबर है, बरेली की खबर है। बरेली में एक गांव में एक घर खाली था, एक मुसलमान व्यक्ति का घर है। उस घर के अंदर शुक्रवार को 10-12 लोगों ने मिलकर नमाज पढ़ी। अब इसके बाद जो बाकी गांव वाले थे, हिंदू समाज के लोग थे, उन्होंने इस बार ऐतराज जताया कि सामूहिक नमाज यहां पर पढ़ी जा रही है, और पुलिस को उन्होंने शिकायत दे दी। पुलिस पहुंची, 12 लोगों को डिटेन कर दिया। हालांकि बाद में उनको जमानत मिल गई, और इनके ऊपर जो है शांति भंग करने के आरोप वगैरह जो है वो लगा दिए गए। अब गांव वालों ने शिकायत ये की कि यहाँ पर एक मदरसा चल रहा है काफ़ी टाइम से। उनको लगा शायद यहाँ लोग आते हैं, ये शायद मदरसा चला रहे हैं, कोई धार्मिक पढ़ाई करा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे भी नमाज हर शुक्रवार को हमें हर बार दिखता है कि बहुत सारे लोग आते हैं बाहर के और यहाँ नमाज पढ़ते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया, घर के एक मुस्लिम व्यक्ति का ही है, दिन था शुक्रवार का जिस दिन सामूहिक नमाज पढ़ी ही जाती है। अब इस पर यह विवाद ये हो गया कि एक घर के अंदर अगर 10 लोग मिलकर नमाज पढ़ भी रहे हैं तो इससे कौन सी शांति भंग हो रही है और इसमें कौन सी दफा आप लगाएंगे, और इस पर क्या किसी को एतराज होना चाहिए? क्या प्रशासन ने ओवर रीच किया? प्रशासन को इन लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। स्थानीय लोगों के कुछ बयान है, वो दिखा देता हूं आपको। घर में नमाज अदा कर रहे थे ना? हाँ जी, कभी जो घर खाली देखते थे उसी घर में करते थे। जिस घर में लेडीज रहती उस घर में नहीं पढ़ते, जो खाली घर देखा उसी घर में पढ़ो करते थे लोग। इस घर में पहली बार नमाज अदा की थी आपने? हाँ, इस घर में पहली बार कर ली। अब शिकायत ये किसने कोई करी? था नहीं। शिकायत तो हिंदुओं ने करी है, किसानों और कौन करेगा? हमारे घरों में होती है, पहले से भी होती है घरों में। और इससे पहले जो किसानों से मिला हुआ घर है उसमें पढ़ी है हमने, कम से कम 1 साल हो गए पढ़ते हुए। वहाँ कोई इतराज नहीं, चलो हम आपको घर दिखलाएं, कहीं हमने पढ़ी, चलो। यानी कि मस्जिद नहीं है और मदरसा, इसी वजह से आप घरों में नमाज पढ़ रहे हैं। तो अब पुलिस ने ये कहा कि आज नमाज नहीं पढ़ेंगे आप? ना उन्होंने ये किया और ना उन्होंने मना करा, ना हाँ करी। हमें तो पकड़ के ले गए, चलो थाने, वहां से 151 चालान कर दिया हमारा। पुलिस कह रही है इस काम के लिए परमिशन लेने की जरूरत थी। अगर आप कहीं कोई सामूहिक धार्मिक कार्य में जुट रहे हैं तो उसके लिए परमिशन लिए जाने चाहिए। बताइए समीर जी, इसमें कुछ गलत, पुलिस गलत है या लोग गलत थे? देखिए, अगर पुलिस का बयान आया है कि भाई अगर आप सामूहिक नमाज पढ़ रहे हो तो आपको परमिशन ले लिया। अब सामूहिकता की परिभाषा क्या है? 6 लोग के ऊपर चाहिए, 10 के ऊपर चाहिए, 15 के ऊपर चाहिए, तो प्रशासन बता पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो गांव के लोगों ने कहा वो बात भी सुनी जानी चाहिए कि भाई खाली घर देखकर वहां पर आज नमाज पढ़ रहे हो, फिर वहां मदरसा लगाओगे, फिर वहां दूसरी एक्टिविटी शुरू होगी, तो किसी खाली घर में अगर आप इकट्ठे 10-12 लोग हो रहे हो तो आपको क्या दिक्कत है? आप प्रशासन को बता दीजिए कि ये खाली घर फलाने का है, हमने अभी लिया हुआ है, यहाँ पर हम 12 लोग नमाज पढ़ा करेंगे। प्रशासन के नॉलेज में आ जाएगा, प्रशासन को पता रहेगा कि 12 लोग यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। बिना बताए 12 लोग किसी खाली घर में एकत्र होंगे तो गांव वालों को चिंता होगी उस बात की कि वहां क्या, कि नमाज पढ़ने के बाद क्या दूसरी एक्टिविटी वहां शुरू की जा रही है, सिर्फ नमाज पढ़ने के बाद वहां क्या बैठकें हो रही है। सर, मैं पुलिस का स्टेटमेंट पढ़ देता हूं आपके लिए, समय क्योंकि नहीं दिखाने का। कंडक्टिंग एनी न्यू रिलीजियस एक्टिविटी और गैदरिंग विदाउट परमिशन इज अ वायलेशन ऑफ द लॉ। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन इफ द एक्शन इज रिपीटेड। एक आपको कोई भी नया धार्मिक काम करने के लिए या एक साथ जमा होने के लिए आपको परमिशन लगती है, बताइए। और इसको पॉलिटिकली भी उठा लिया गया कि अब नमाज पढ़ने पे भी बैन है। अभी तो चर्चा की ना कि धर्म शीर्ष पर है तो उसी का नतीजा ये धर्म शीर्ष पर है। इस पे क्या, मैं इस पे कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता कि सरकार में पुलिस के नहीं, मतलब इस तरह की बातों पर पुलिस किस तरह से बिहेव कर रही है ये दिखाई दे रहा ना। सर, ऐतराज गांव वालों ने किया ना। गांव वाले तो किसी भी चीज, मतलब ऐतराज क्या है इसमें? 10 लोग यदि 12 लोग या 15 लोग नमाज पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली बात इतनी यही है सर, बात कि एक गांव में, नमाज अच्छा, और पढ़ने गांव में का क्या नाम मोहम्मदपुर है मेरे ख्याल में, वैसे ही जो बता भी दूं। नाम हो, सुनो मेरी बात सीतारामपुर भी सुनिए, हो मैं तो आप ही क्या? की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं इसमें कोई जजमेंट पे नहीं बैठ रहा कि गलत किया है सही किया। ये हालत है कि गांव वाले अगर ये देख रहे हैं कि 10-12 लोग एक घर में जाकर के कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वो तो उन्होंने झांक के अंदर नहीं देखा क्या कर रहे हैं। उन्होंने इतना देखा, दाढ़ी टोपी वाले 10-12 लोग आए शुक्रवार को, एक घर के अंदर गए, ये खाली घर था, इसके अंदर लोग गए, तो उनको इसमें कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाई देती है, उनको इससे कोई खतरा महसूस होता है। सवाल इस बात का है। नहीं, वो तो चेक तो कर सकते हैं। गिरफ्तारी तो गलत है, आशंका जायज है। आशंका क्यों? पुलिस आगे यदि चेक 12 कर लोग सकती है, मंदिर अगर की किसी घंटी का बजा रहे कंप्लेंट होते है। वहां पर, तो ये आशंका करते आप? नहीं, वैसे भी मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप 12 लोग वहां पर मंदिर की कोई आरती कर रहे होते तो ये आशंका आप होती। मेरा ही सवाल रिपीट कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल ठीक बात आपके लिए है। नहीं कह रहा हूं, उन्हीं के लिए, मैं गांव बता वालों, रहा हूं आपको नहीं कह आशंका रहा हूं, क्यों मैं जायज गांव है। वालों के लिए कह रहा देखिए, हूं। और पुलिस चली जाती है अरेस्ट करने। एक छोटा कमेंट आ जाए आपका सर। मैं ये कह रहा हूं कि गिरफ्तारी गलत है, आशंका जायज है। आशंका इसलिए जायज है कि अभी शिमला में 1 साल पहले ही एक घर में नमाज शुरू हुई और बाद में उस घर को खरीद के वहां मस्जिद का निर्माण किया गया, 5 फ्लोर की मस्जिद बन गई, बवाल खड़ा हुआ, इसलिए आशंका जायज है। आप कह रहे हैं पुलिस को प्रॉपर जांच करनी चाहिए थी। नहीं, पुलिस जाके ये जांच कर सकती है कि कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं है। लेकिन ये देखिए, हिंदुओं में क्या ऐसे जगराते नहीं होते घरों में? तो होते हैं। तो फिर मैं कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं कि कुछ मुसलमानों को साथ देखकर किसी धार्मिक एक्टिविटी में जाते हुए लोग क्यों आशंका में आने लगे? योगी जी पहुंच गए हैं बीजेपी मुख्यालय, चलिए अभी नितिन नवीन जी के नॉमिनेशन में। सवाल ये लोग आ भी जाएं, अगर ऑब्जेक्ट करते भी हैं तो पुलिस का काम है सिर्फ चेक करना ना, पुलिस का काम अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना नहीं है। ठीक है, यहां पे गड़बड़।